हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इसको स्टडी करेंगे, जो एन फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया है। तो चलिए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। यदि आप इसे गौर से सुनते हैं तो आई होप कि आपका जितना भी क्वेश्चंस होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप सिर्फ गौर से सुनिए। जहाँ पे कोई दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और समझते हैं। तो बताता है एनलिज मैरी एन फ्रैंक। ये जो एनलिज मैरी है इसी का शॉर्ट नेम है एन फ्रैंक, ठीक है, जिसका जन्म 1929 में और इसकी मृत्यु फरवरी या मार्च मंथ में 1945 में हो चुका था, ठीक है। वो आज जर्मन, यह एक जर्मन थी, ये जर्मनी में रहती थी। इस बात को आप गौर कीजिए, ये जर्मनी में रहते थे, बॉर्न जूइस गर्ल, और जूइस फैमिली में इसका जन्म हुआ था। मैं इस बात पे इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि जो जर्मन थे, जो नाजी पीपल थे, वो जूइस पीपल पे काफ़ी अत्याचार करते थे, ठीक है। मर्डर, रेप, ठीक है, बहुत सारे यानी भूखे रखना, बहुत सारे काम करवाना, तो बहुत सारे टाइप का वो लोग अत्याचार करते थे नाजी पीपल। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जर्मनी में रहते थे और एक जूइस फैमिली से बिलोंग करते थे। हु रोट वाल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, और ये तब डायरी लिखती है जब वो अपने फैमिली के साथ वो छिप रही होती है। एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, और अपने 4 दोस्त के साथ कहाँ पे, एम्स्टर्डम में ये लोग छिप रहे होते हैं। एम्स्टर्डम कहाँ है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, एक जगह का नाम है नीदरलैंड में, ठीक है। और ये जो तब छिप रहे थे जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय का बात है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में एन फ्रैंक के फैमिली एम्स्टर्डम में क्या कर रहे थे, छिप रहे थे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, इसके फैमिली कहाँ मूव कर जाते हैं, एम्स्टर्डम। कहाँ से, तो जर्मनी से एम्स्टर्डम चले जाते हैं। आफ्टर द नाजी गेंड पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में देखते हैं कि पावर में कौन आ गया है, नाजी आ गया है। बट वो ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, लेकिन ये लोग तब फंस जाते हैं जब ये जो नाजी का जो ऑक्यूपेशन था, उसका जो कैप्चर करने का जो मिशन था वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी वो क्या करता है, वो अपने मिशन को काफ़ी तेज कर देता है, जिसके वजह से जिस फील्ड में यानी जिस जगह पे एन फ्रैंक की फैमिली रहते थे वहाँ पे वो लोग क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। किसके द्वारा, नाजी पीपल के द्वारा। एज परसिक्यूशन, परसिक्यूशन मीन्स होता है अत्याचार, ठीक है, उत्पीड़न करना। अगेंस्ट द जियो पॉपुलेशन इंक्रीज, और जीव की पीपल के प्रति ना नाजी काफ़ी क्या करते थे, अत्याचार बढ़ गया था उस समय में। यानी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उस समय में जब ये लोग एम्स्टर्डम आए तो उस समय में नाजी पीपल पे, सॉरी, जूइश पीपल पे नाजी का काफ़ी क्या हो गया था, अत्याचार बढ़ गया था। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942, और 1942 में इसके फैमिली छिपने के लिए चले जाते कहाँ पे, तो रूम इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, इसके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, उसके ऑफिस बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्ष हाइडिंग के बाद द ग्रुप वाज बिट्रेड, इस ग्रुप को क्या कर लिया जाता है, बिट्रेड कर लिया जाता है, ठग लिया जाता है, धोखा दे दिया जाता है। और बताता है धोखा देने के बाद कहाँ ले जाया जाता है, देखिए गौर से। बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और इसको कहाँ ले जाया जाता है, कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप ऐसा कैंप होता है जहाँ पे किसी सैनिक को या किसी पॉलिटिशियन को या किसी आम जनता को एक तरह से उसको रखा जाता है, वहाँ पे उसको काफ़ी एक तरह से पनिश्ड किया जाता है, सजा दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन कैंप। और ये कंसंट्रेशन कैंप नाजी के समय में जर्मनी में बहुत सारा बनाया गया था। व्हेन एनी डाइड ऑफ टाइफस, फिर जहाँ पे वो एनी मर जाती है, किस बीमारी से, टाइफस बीमारी से, इन बर्जन बेल्सन, और ये जो जगह का नाम होता है बर्जन बेल्सन। बर्जन बेल्सन जगह पे एनी जो होती है मर जाती है टाइफस नामक बीमारी से। विद इन डेज, कुछ ही दिनों में, हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, और मार्गोट फ्रैंक भी क्या हो जाती है, मर जाती है। हर फादर ऑटो ओनली द सर्वाइवल ऑफ
द ग्रुप। और इसके ग्रुप में जो 4 मेंबर्स थे, उस मेंबर्स में से सिर्फ इसके फादर ही जीवित रहते हैं, ऑटो फ्रैंक। ओके। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंडेड। जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाते हैं तो इसके जो फादर थे ऑटो, वो कहाँ आ जाते हैं, एम्स्टर्डम आ जाते हैं, एंड फाइंड हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और उस डायरी को पाते हैं, वो डायरी सुरक्षित मिलता है उसको। कन्विंस्ड दैट इट वॉज द यूनिक रिकॉर्ड। और वो जब इस डायरी को पढ़ते हैं उसके फादर, तो उसको ऐसा महसूस होता है, उसको ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। ठीक है। ही टुक एक्शन टू हैव इट टू पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। और इस पे एक्शन लेकर के इसको क्या करते हैं, पब्लिश करवाते हैं इंग्लिश टाइटल नेम दे करके, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो ये जो डायरी पब्लिश होता है किस नाम से होता है इंग्लिश में, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन, अब क्या होता है, द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक हर 13 बर्थडे। और ये जो डायरी दिया जाता है एन फ्रैंक को उसके 13वां बर्थडे पे। ठीक है। एंड क्रोनिकल इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944। और इस डायरी में मेंशन था कब से लेकर के, 12 जून 1942 से लेकर के, और लास्ट जो फाइनल एंट्री था 1 अगस्त 1944 तक का एंट्री था। मतलब ये जो टाइमिंग पीरियड है 12 जून और 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक के बारे में इस डायरी में एंट्री किया गया था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेज। और इसको जो लिखा गया था ना, डच लैंग्वेज में लिखा गया था। तो एनी फ्रैंक कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, डच लैंग्वेज में लिखी थी, और बाद में इसको बहुत सारे लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किया जाता है, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक। और ये वर्ल्ड का सबसे अधिक पढ़े जाने वाला किताब बन जाता है उस समय में। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर बहुत सारे फिल्म्स बनती है, टेलीविज़न शो किया जाता है, थिएटिकल प्रोडक्शन, थिएटर प्रोड्यूस किया जाता है, इवन द एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी प्रोवाइड, सॉरी, इस डायरी बेस्ड पे ओपेरा भी निकलता है। ठीक है। डिस्क्राइब एज अ वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। और ये कहीं ना कहीं ये जो डायरी पढ़ने से ऐसा लगता है मैच्योर इंसाइटफुल माइंड के व्यक्ति ही कोई क्या किए होंगे, लिखे होंगे। द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ। और ये जो डायरी है ना, वो इस चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट करती है कि नाजी के समय में आदमी का जीवन कैसा हुआ करता था। ठीक है। जब नाजी उस समय में ऑक्युपाइड कर लिए थे नीदरलैंड को, तो उस समय में उसके जो लाइफ का जो टाइम था, लाइफ टाइमिंग पीरियड था, वो किस समय कैसे ज्यूज पीपल या अदर पीपल जीते थे। ठीक है। एन फ्रैंक हैड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम। एन फ्रैंक बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, और ये काफ़ी फेमस हो गए थे। और ये किस चीज़ के बारे में बात करती है, होलोकास्ट विक्टिम। होलोकास्ट विक्टिम क्या होता है, जहाँ पे रेप, मर्डर, क्राइम, ठीक है, यानी ब्लड सेड, जहाँ पे खून बहता है। जैसे आप हमास, ठीक है, इजराइल के वॉर के बारे में देख रहे होंगे, यूक्रेन रसिया के वॉर के बारे में देख रहे हैं, तो दीज आर द होलोकास्ट। जब वहाँ पे क्या होता है, बम गिरा दिया जाता है, सैकड़ों आदमी मरते हैं, ठीक है, ब्लड सेड होता है, तो ये सब क्या कहलाता है, होलोकास्ट। ठीक है, होलोकास्ट विक्टिम्स। तो वो ये कहीं ना कहीं इसका जो डायरी है ना, होलोकास्ट विक्टिम के बारे में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो बताता है राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। बताता है डायरी में लिखना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सचमुच में एक अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of 13 years old school girl। तो बताते हैं केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में न मैं न ही कोई दूसरा 13 साल की स्कूली छात्रा के विचारों में कोई रुचि लेगा।
यानी ये कहना चाहती कि जो मैं डायरी लिख रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इसमें कोई पढ़ने वाला, ना तो मैं खुद पढ़ने वाली हूँ, ना कोई आ करके मेरी डायरी को देखने वाला है। ओह वेल, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझा कि वो नहीं कोई पढ़ेगा और मुझे भी पढ़ना नहीं है। आई डोंट मैटर, मैं इस चीज़ को मैटर ही नहीं करता, कोई पढ़े न पढ़े, मैं पढ़ूँ न पढ़ूँ, ये मैटर नहीं करता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मन करता है लिखने का तो मैं लिखूँगी। एंड आई हैव टू इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, और मुझे ज़रूरत है, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ जो छिपा है, ठीक है, मैं उस चीज़ को क्या करूँ, उस कॉपी पे, उस डायरी में जा कर के मैं लिखूँ। पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए या कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब क्या होता है, पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल, पेपर में ना बहुत पैसेंस होता है, बहुत धैर्य होता है पीपल की अपेक्षा। वो कैसे, मान लीजिए आप किसी खुशी या गम का स्टोरी अपने दोस्त को सुना रहे, तो 1 घंटा हो जाएगा तो बोलेगा दो यार छोड़ दे, मैं तुम्हारा स्टोरी सुनने नहीं बैठा हूँ, मुझे जाना और भी काम है। लेकिन जब आप उसी चीज़ को, अपने गम को या खुशी को पेपर पे जब आप लिख रहे होते हैं, तो पेपर कभी नहीं बोलेगा ठीक है आई एम टायर्ड, मैं थक गया, आई एम एग्जॉस्टेड, ओके लिव इट फॉर टुडे। तो ये कहना ये चाह रहा है कि आज छोड़ दो, पेपर कभी नहीं बोलेगा कि आज छोड़ दो, तुमको नहीं लिखना है, मैं थक गया हूँ। इसलिए बताया गया पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, कौन बोल रहा है यहाँ पे, कौन बोलता है, तो एन फ्रैंक बोल रही है कि मैं सोचती हूँ ऑफ दिस सेइंग, ये जो कहावत है कि पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल, ऑन वन ऑफ दोज डे व्हेन आई एम was feeling little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay or go out। तो बताता है, मैं उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ और जिस समय मैं काफ़ी थोड़ा बहुत डिप्रेस रहते थे, और मैं क्या करते थे, मैं गाल पे हाथ रख के बैठे रहते थे और मैं काफ़ी बोर फील करते थे। लिस्टलेस मीन्स क्या, ऐसा लगता था कि मुझ में कोई एनर्जी ही नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कहीं जाने का। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे या गो आउट, मैं ये हमेशा सोचती रहती थी और आश्चर्यचकित रहती थी, एक तरह से मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि मैं घर पे ही ठहरूँ कि मैं बाहर चला जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉच, और मुझे जहाँ ठहरना चाहिए मैं वहीं ठहरा रहा। ब्रोडिंग मीन्स होता है थिंक डीपली, गहराई से सोचना, ठीक है, और मैं गहराई से सोचा, यस सही में पेपर डज हैव मोर पैसेंस, पेपर में कहीं ना कहीं अधिक पैसेंस होता है, किसकी अपेक्षा, तो मैन की अपेक्षा, ठीक है, पीपल की अपेक्षा। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टेप बैक टू नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और मैं ये प्लानिंग कर लिया हूँ कि मैं ये अपना जो नोटबुक है ना, जिसको हम डायरी कहते हैं, मैं किसी को नहीं पढ़ने के लिए देने वाली हूँ। ये जो स्टिप नोटबुक का मतलब हुआ मोटा गत्ता वाला, मोटा कवर वाला, जो मोटा कवर वाला जो बुक है, नोटबुक है, जिसको हम डायरी कहते हैं, मैं ये किसी को नहीं देने वाली हूँ पढ़ने के लिए। अनटिल आई शुड एवर फाइंड द रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई एक रियल दोस्त नहीं मिल जाता, मुझे कोई एक ट्रस्टवर्दी दोस्त नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस डायरी को मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ पढ़ने के लिए। आगे बताता है, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो बताता है ये कोई ख़ास मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं किसी को दूँ और ना दूँ, ठीक है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, लेकिन मैं पॉइंट पे आना चाहूँगी कि दैट प्रॉम्प्टेड मी, मुझे क्या चीज़ प्रेरित किया इस डायरी को मुझे फर्स्ट स्थान पे रखने के लिए, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे लिखने के लिए। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, तो चीज़ क्या है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, ठीक है, मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने इस डायरी को मैंने अपना फर्स्ट पोजीशन दिया, फर्स्ट स्थान दिया। लेट मी पुट द मोर क्लियरली, चलो मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ ये बात क्या है। सिंस नो वन विल बिलीव दैट द 13 years old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, किसी को ये बिलीव नहीं होगा कि 13 साल की लड़की इस वर्ल्ड में कम्प्लीटली अलोन थी, ठीक है। आई एम नोट, मैं बिल्कुल अलोन भी नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग पेरेंट्स थे। 16 years old सिस्टर भी थे। देर वॉज अबाउट 30 पीपल्स
आई कैन कॉल फ्रेंड्स। मेरे फैमिली में 30 पीपल्स थे जिसको मैं दोस्त कॉल कर सकती थी, जिसे मैं कॉल कर सकती थी, ठीक है। आई कैन हैव अ फैमिली, आई हैव अ फैमिली। मेरे पास एक अच्छा खासा फैमिली था। लविंग आंट्स, उसमें बहुत से प्यारी आंट्स थी। गुड्स होम, बहुत सारे अच्छे घर थे। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड्स। इस धरती पे मुझे सब कुछ मिला था। मेरे पास अच्छी फैमिली थी, अच्छा घर था, ठीक है सर, रहने के लिए हर एक चीज़ था। एक्सेप्ट के अलावा, मेरे एक ट्रू दोस्त के अलावा मेरे पास सब कुछ ही था। एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा, ठीक है। तो पता था मुझे एक सच्चे दोस्त के अलावा मेरे पास दुनिया के हर एक चीज़ था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स। पता था जब मैं अपने दोस्त के साथ रहती थी तो मैं सोचता था हैविंग अ गुड टाइम, तो मेरा एक अच्छा समय भी बीत जाता था। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे। बताता आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रत्येक दिन के अलावा, ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है, मैं अपने डेली लाइफ के बारे में यानी साधारण चीज़ के बारे में मैं बात करती थी। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को उस जगह पे नहीं रख पाती थी जहाँ पे मुझे ऐसा नहीं कि मैं अपने दिल की बातों को कह सकूँ। मैं वहाँ पे क्या करती थी, मैं ऑर्डिनरी चीज़ के बारे में बात करती थी अपने दोस्तों से मतलब अपने फैमिली से। ऐसा कोई मुझे मिलता ही नहीं था जिससे मैं अपने मन की बातों को शेयर कर पाऊँ। आगे वो बताती है, वी डोंट सीम टू बी, ठीक है, एबल टू गेट एनी क्लोजर। मुझे कोई ऐसा अपना मिलता ही नहीं था, कोई ऐसा क्लोजर मिलता ही नहीं था, लगता ही नहीं था कि जिससे मैं अपना प्रॉब्लम क्या कर सकूँ, शेयर कर सकूँ कि मेरे अंदर क्या है, ठीक है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है वो मेरा फॉल्ट हो, मैं उसे सही ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ। दैट कि वी डोंट कन्फाइन ईच अदर, मैं एक दूसरे को क्या नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एन फ्रैंक ये कहना चाहती है कि ये जो मेरा दोस्त है, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स है, मैं उससे सिर्फ ऑर्डिनरी चीज़ के बारे में ही बात करती हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चीज़ छिपा हुआ है, मेरे अंदर मेरे हार्ट में क्या है, मैं उससे जो चीज़ कहना चाहता हूँ मैं वो नहीं कह पा रहा हूँ। हो सकता है कि वो मुझ में ही फॉल्ट हो, मैं उससे सही ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ द थिंग्स आर। बताता है कि हो सकता है कि किसी कारणवश ये जो चीज़ है ना ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और ये जो चीज़ है ना कभी चेंज होने वाला नहीं है। ये जो चीज़ चल रहा है, जैसे मेरे फैमिली में मैंने बात किया दोस्तों के बारे में, तो बस ऐसे ही चल रहा है। मैं ऑर्डिनरी चीज़ के ही बारे में बात कर सकती हूँ, मैं कोई अपना जो पर्सनली फीलिंग को नहीं बता सकती हूँ। और दुर्भाग्यपूर्वक मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ चेंज होने वाला है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसलिए मैंने डायरी स्टार्ट किया लिखना, ये वजह थी, ठीक है। टू इनहेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, बताता है इन माई इमेजिनेशन, बताता है मेरी कल्पना में इस लंबे समय की प्रतीक्षा में मित्र की छवि को बढ़ाने के लिए, ये जो मेरे अंदर जो ना मित्र की जो छवि है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई एक दोस्त बने। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डायरी है ना एक मेरे मित्र के रूप में होगा, और मैं कहीं ना कहीं इसको अच्छे ढंग से क्या करूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी। तो बताता है कि ऐसा जॉट डाउन का मतलब होता है कि राइट समथिंग क्विकली ऑन पेपर, कोई चीज़ यानी काफ़ी तेज़ी से पेपर पे लिख देना, ठीक है, डायरी में लिख देना। तो मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट, मैं फैक्ट नहीं लिखने वाला हूँ इस डायरी में, जैसे कि प्रत्येक पीपल क्या करते हैं अधिकांशतः पीपल करते हैं, अपनी डायरी में फैक्ट्स लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड्स, मैं डायरी को ऐसे चाहती हूँ कि वो मेरा क्या बन जाए, एक दोस्त के रूप में रहे, ठीक है। आई वॉन्ट द डायरी टू बी अ फ्रेंड्स, मैं डायरी को कैसे चाहती हूँ, एक फ्रेंड की तरह चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस डायरी का क्या नाम देने जा रहा हूँ, किटी। तो ये अपने डायरी का क्या नाम दे देती है, एंड फ्रैंक किटी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की इश्यू है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें।